दोस्तों, आज की कहानी एक बंगले के रहस्य की है, जिस रहस्य के बारे में काफ़ी देर से पता चलती है। लेकिन जब सबको इस रहस्य के बारे में पता चलता है तो सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल कहानी 25 साल पुरानी है और सच्ची घटना पर आधारित है। एक परिवार हुआ करता था, जिस परिवार में 4 लोग थे। रमेश, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चे। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा हुआ करता था। वैसे रमेश का एक छोटा सा व्यापार भी था। बहुत ही ज़्यादा खुशहाल परिवार हुआ करता था। रमेश की पत्नी का नाम नीमा था, उनकी बेटी का नाम पिंकी और बेटे का नाम राहुल हुआ करता था। दोनों अच्छी पढ़ाई लिखाई भी करते थे। रमेश की हमेशा से एक इच्छा थी कि उसका एक खुद का बंगला हो, चाहे छोटा सा ही सही, लेकिन अपना बंगला हो। किराए के मकान में वो लोग रहते थे। अच्छी खासी उनकी कमाई थी, छोटा सा व्यापार था, तो खुशहाल परिवार बहुत ही ज़्यादा हमेशा खुश रहा करता था। लेकिन जब रमेश ने सोचा कि अपना एक बंगला होना चाहिए और ये बात उसने परिवार में सबको बताई, तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अपना बंगला होगा। फिर रमेश ने इधर उधर बंगले के बारे में पूछना शुरू कर दिया। रमेश ने काफ़ी जगह ये भी पूछा कि हो सकता है कि कहीं एक ज़मीन मिल जाए। तो अपने दोस्तों से उसने इस बारे में बात की। फिर सबको कहा कि अगर तुम्हें कोई छोटी सी ज़मीन दिखती है या फिर कोई छोटा सा बंगला तुम्हें दिखता है बिकने के लिए, तो तुम फ़ौरन ही मुझे बताना। मैं उसे देखूंगा और अगर पसंद आ जाए तो उसे खरीद लूँगा। ऐसे करके 2-3 महीने निकल जाते हैं। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा खुशी इस बारे में हो रही थी कि अगर अपना बंगला होगा तो वहाँ पर खेलने के लिए बहुत सारी जगह भी होगी, क्योंकि किराए के मकान में उन्हें खेलने के लिए इतनी जगह तो नहीं मिलती थी। तो ये सब सोचकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते। नीमा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती, क्योंकि उसे हमेशा से ऐसा लगता कि कितना हम किराए के मकान में रहें, हमारा एक अपना घर तो होना ही चाहिए। लेकिन 2-3 महीने निकलने के बाद भी रमेश को कोई भी अच्छा सा बंगला नहीं मिलता और ना ही कोई अच्छी सी ज़मीन मिलती कि ज़मीन खरीदकर वहाँ पर एक छोटा सा बंगला बना दिया जाए। 2-3 महीने निकलने के बाद अचानक से रमेश के पास एक कॉल आता है, और वो भी लैंडलाइन पर आता है, क्योंकि 25 साल पहले मोबाइल का चलन नहीं था। तो जब लैंडलाइन से एक कॉल आता है और रमेश इधर से उठाता है, फिर वहाँ से एक आवाज़ आती है, जिस आवाज़ को सुनकर रमेश चौंक जाता है, क्योंकि आवाज़ उसके एक दोस्त की थी। लेकिन उस दोस्त ने पिछले 5 सालों से रमेश को एक बार भी फ़ोन नहीं किया था और ना ही मिलने की कोशिश की थी। और अचानक से जब उस दोस्त का फ़ोन आता है तो रमेश चौंक जाता है। फिर रमेश पूछता है कि इतने दिनों बाद तुमने मुझे याद कैसे कर लिया। तब वो दोस्त कहता है कि मैं अमेरिका से बात कर रहा हूँ। तो रमेश को लगता है कि इतनी दूर से मुझे फ़ोन किया है, मुझे कैसे याद कर लिया। फिर वो दोस्त रमेश को बताता है कि मेरी जान पहचान में एक छोटा सा बंगला है और मैंने सुना है कि तुम एक बंगले के लिए ढूंढ रहे हो, तुम्हें एक बंगला खरीदना है। तो मैंने सोचा कि अगर वो बंगला तुम खरीद लो, तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तुम अच्छे से रहोगे और बंगले वाले को भी कुछ पैसे मिल जाए। ये सब सुनकर रमेश दोस्त से पूछता है कि हाँ, तुम मुझे पता बता दो, मैं देखने के लिए चला जाऊंगा और अगर पसंद आएगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तो फिर मैं वो बंगला खरीद लूँगा। फिर पता बताता है दोस्त, और 1-2 दिन बाद रमेश अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों को लेकर वो बंगला देखने जाता है। जब बंगले के सामने वो लोग पहुंचते हैं तो कुछ अजीब सा एहसास उन्हें होता है, लेकिन बंगला देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा था। बंगले के आसपास कोई भी घर नहीं था और बंगले के आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। फिर रमेश और उसका पूरा परिवार बंगले के अंदर जाता है और फिर पूरा घर वो लोग देखते हैं अच्छे से। धूल हर तरफ जमी हुई थी, लेकिन उसमें क्या है, उसे तो साफ भी कर दिया जाएगा। बंगला अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा खुला खुला था और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आता है। नीमा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसे एक ऐसा बंगला मिलेगा, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है इस बात की, क्योंकि बंगले के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुली खुली सी जगह थी,
तो उन्हें खेलने के लिए भी काफ़ी जगह मिल जाएगी। और क्योंकि बंगले के पास आसपास में कोई भी घर नहीं था, तो आसपास भी खेलने के लिए काफ़ी उनके लिए जगह थी। ये सब देखकर पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। नीमा और उसके बच्चे रमेश से कहते हैं कि आप यही बंगला खरीदिए, हमें यहीं पर रहना है। तो रमेश को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है बंगला। फिर रमेश और उसका परिवार घर लौट आते हैं और दूसरे दिन रमेश को वही दोस्त फिर से फ़ोन करता है। फिर रमेश बताता है कि हाँ, मुझे बंगला बहुत पसंद आया, तुम मुझे उसका दाम बता। फिर रमेश का दोस्त उसे बताता है कि मैं तुम्हें बंगले के पूरे कागज़ भेज दूंगा, तुम बस मुझे पैसे भेज देना, मेरे अकाउंट में जमा कर देना। ऐसा ही होता है। कुछ दिनों बाद वो दोस्त बंगले के पूरे पेपर्स भेजता है रमेश के पास, और रमेश जब देखता है, पूरी तरह से तसल्ली कर लेता है कि वो सब असली पेपर्स हैं, तो फिर अपने दोस्त को पैसे भी भेज देता है। बंगले का दाम भी कुछ ज़्यादा नहीं था, तो रमेश को भी इस बात की खुशी होती है कि इतने कम दाम में इतना अच्छा बंगला उसे मिल गया। और एक हफ्ते बाद सभी लोग अपना पूरा सामान लेकर बंगले में पहुंच जाते हैं रहने के लिए। रमेश ने बंगले में पहले ही साफ सफाई करवा दी थी, पूरा घर चमक रहा था। फिर सभी परिवार वाले आते हैं और अपना अपना कमरा चूज कर लेते हैं और अपना अपना सामान कमरे में रख देते हैं। किचन काफ़ी बड़ा हुआ करता था, तो किचन का सारा सामान आ जाता था, कहीं भी फैलने की कोई भी सामान ज़रूरत नहीं थी। बंगले में सभी लोग आने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं, अपना पूरा सामान अच्छे से रखते हैं। तो काम करते करते इतना ज़्यादा थक जाते थे, फिर रात को जल्दी सो जाते थे और उन्हें कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन खेल तो बाद में शुरू होता है, जब 2 दिन निकल जाते हैं। 1-2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। फिर तीसरे दिन से शुरू होता है वो सब जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। रात को बर्तन मांजकर नीमा रसोई घर में सब कुछ सहेज कर रखती है। फिर जब सुबह उठकर देखती है, तो सारे बर्तन बंगले के बाहर पड़े हुए थे और इधर उधर फैले हुए थे। ये सब देखकर नीमा चौंक जाती है और फिर सोचने लगती है कि मैंने तो सब कुछ रसोई घर में रखा हुआ था, यहाँ इधर उधर कैसे पड़े हुए हैं, और वो भी बर्तन। फिर उसने बच्चों से पूछा, तो बच्चों ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। ये बात नीमा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। फिर वो दिन निकल जाता है। रात को नीमा फिर से अच्छी तरह से किचन की साफ सफाई करती है, बर्तन को मांज कर सहेज कर रखती है और फिर किचन का दरवाज़ा भी बंद कर देती है। अगले दिन सुबह जब उठकर आती है, तो देखती है कि किचन का दरवाज़ा खुला हुआ था और बर्तन इधर उधर फैले हुए थे। किचन का कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं था, सभी कुछ इधर उधर फैला हुआ था। ये सब देखकर नीमा फिर से जाकर अपने बच्चों से पूछती है और कहती है कि तुम ही लोगों की शरारत है, मैंने सब कुछ सहेज कर रात को रखा था, मुझे अच्छे से याद है, तो ये सब कैसे फैला। बच्चे नीमा से कहते हैं कि हमने ये नहीं किया है मम्मी। फिर वो दिन भी जैसे तैसे करके निकल जाता है। रात का समय आता है। जब रात का समय आता है, तब नीमा और उसके पति रमेश एक कमरे में सो रहे थे। पिंकी और राहुल, जो दोनों बच्चे थे, वो दूसरे कमरे में सो रहे थे। तब पिंकी को कुछ सुनाई देता है। बाहर वो निकलकर आती है अपने कमरे से, तो देखती है कि सोफ़ा अपने आप अपनी जगह से खिसक रहा है और सोफ़े के खिसकने की आवाज़ भी उसे सुनाई दे रही है। ये सब देखकर पिंकी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर सोचने लगती है कि हो सकता है कि इस घर में ऐसा कुछ हो जिसे हम नहीं देख पा रहे, लेकिन हो रहा है। किचन का सामान भी उसी ने फैलाया और सोफ़ा को भी वही खिसका रहा है। ये सब सोचकर पिंकी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और भागकर आके अपने कमरे में घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है और जाकर अपने भाई के पास लेट जाती है। फिर पूरी रात सोचती रहती है इसी बारे में। जब सुबह हो जाती है, तो पिंकी अपनी मम्मी नीमा से ये सभी बात बताती है। नीमा सोच में पड़ जाती है कि इस बंगले में आए हुए तकरीबन 6-7 दिन ही हुए हैं, लेकिन ये सब क्या यहाँ पर हो रहा है। किचन का सामान कोई फैला रहा है, सोफ़ा अपने आप खिसक रहा है। हो सकता है कि इस बंगले में ऐसा कुछ हो जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता।
फिर अगले दिन रमेश को व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना होता है। रमेश अपनी पत्नी से कहता है कि मैं 2 दिनों तक घर पर नहीं रहूँगा, तो बच्चों को तुम अच्छे से संभाल लेना और पूरे खिड़की दरवाजे शाम होते ही बंद कर देना। नीमा को डर तो लग रहा था कि रमेश नहीं होगा और ये सब रात को हो रहा है, कैसे रहेगी। फिर भी व्यापार के सिलसिले में रमेश को बाहर तो जाना ही होगा। नीमा उसे विदा करती है और फिर बच्चों के साथ घर पर खिड़की और दरवाजे बंद करके रहती है। रात को खाना खाने के बाद नीमा और उसके दोनों बच्चे एक ही कमरे में सोने लगते हैं। रात के तकरीबन 12 या फिर 12:30 बजे थे। तभी कमरे के बाहर से भयंकर सी आवाज़ें सुनाई देती है। किचन का पूरा सामान कोई उठाकर पटक रहा था, सोफ़ा कोई खिसका रहा था, अलमारी खिसका रहा था। पूरे घर से ऐसी ही आवाज़ें आती रहती हैं। नीमा और उसके दोनों बच्चे नींद से उठ जाते हैं और ये सारी आवाज़ें सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। नीमा और उसके बच्चे तीनों रात भर सो नहीं पाए डर के वजह से। अगले दिन सुबह होते ही सभी लोग कमरे से बाहर आते हैं और देखते हैं कि घर का पूरा सामान फैला हुआ है। ये सब देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर के मारे रोने लगते हैं। नीमा सोचती है कि उसका पति भी घर पर नहीं है और उसके पति को भी कैसे ये सब बताए, क्योंकि तब के समय में तो मोबाइल भी नहीं था और जहाँ रमेश व्यापार के सिलसिले में गया था वहाँ का लैंडलाइन नंबर भी नीमा के पास नहीं था। तो नीमा वो दिन भी जैसे तैसे करके गुजार लेती है। सामान जितना भी फैला हुआ था उसे अच्छे से संभाल कर रखती है। फिर जब शाम होती है तो नीमा की धड़कनें फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि रात होते ही वही सब फिर से होने वाला है। लेकिन नीमा तय कर चुकी थी कि नहीं, जो कुछ भी हो रहा है मुझे वो सब बंद करना है। तो फिर नीमा सोचने लगती है कि कैसे बंद किया जाए। नीमा कुछ सोचती है और फिर रात का खाना बनाती है। रात का खाना खाने के बाद नीमा दोनों बच्चों को सुला देती है एक कमरे में। दोनों बच्चों को सुलाने के बाद नीमा पूरे घर की लाइट ऑन रखती है और हनुमान चालीसा की एक किताब लेकर आती है। घर के बीचों बीच खड़ी होकर नीमा हनुमान चालीसा की पढ़ाई करने लगती है। जोर जोर से हनुमान चालीसा की पढ़ाई करती है। जब जोर जोर से घर के बीचों बीच खड़ी होकर नीमा हनुमान चालीसा की पढ़ाई करती है, तब नीमा के पीछे से एक आवाज़ आती है। नीमा पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन वो हनुमान चालीसा की पढ़ाई बंद करके वो आवाज़ सुनती है। आवाज़ किस ओर से आ रही थी, नीमा उसी ओर को देखने लगती है। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी, लेकिन नीमा ने तय कर लिया था कि मुझे ये सब बंद करना ही पड़ेगा। नीमा बहुत ही ज़्यादा साहसी थी, तो नीमा पूछती है कि तुम जो कोई भी हो, ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों हमें परेशान कर रहे हो। हम यहाँ पर रहने आए हैं, हमने बंगला खरीदा है, तो तुम हमें कैसे परेशान कर सकते हो। तब उधर से आवाज़ आती है, एक भयंकर सी आवाज़ में एक महिला बोलती है कि ये तो मेरा बंगला है, तुम लोग यहाँ पर रहने क्यों आए हो। नीमा कहती है कि हमने ये बंगला खरीदा हुआ है। फिर वो भयंकर सी आवाज़ ये कहती है कि नहीं, मैं पिछले 10 साल से इस बंगले में रह रही हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं, मैं और मेरा पूरा परिवार यहाँ पर रहता है। पिछले 10 साल से बंगले में रहने के लिए कोई भी नहीं आया, तो तुम लोग क्यों आए। हम लोग अच्छे से यहाँ पर रह रहे थे, तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम लोग ये बंगला छोड़कर चले जाओ। नीमा कहती है कि आप जो कोई भी हैं, आप तो इंसान नहीं है। हो सकता है कि आप एक आत्मा है और हो सकता है कि पूरा परिवार ही आपका आत्मा बन चुका है। अगर आप लोग आत्मा है तो आप लोग तो कहीं भी रह सकते हैं, जंगल में जाकर रहिए, पेड़ों पर जाकर रहिए, फिर हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। तब वो भयंकर सी आवाज़ जो कि एक आत्मा की थी, नीमा से कहती है कि हम ये बंगला छोड़कर क्यों जाए। 10 साल पहले हमने ये बंगला बहुत ही प्यार से ख़रीदा था और हम सभी चाहते थे कि यहाँ पर खुशहाली से रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक एक्सीडेंट होता है जिससे कि पूरा परिवार जलकर मर जाता है और हमारे पूरे परिवार की आत्मा यहीं पर रह जाती है। हम ये बंगला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ज़िंदा रहना है तो तुम ये बंगला फ़ौरन ही छोड़कर चले जाओ, नहीं तो एक ना एक दिन तुम सभी लोग मारे जाओगे।
ये सब सुनकर नीमा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फिर सोचने लगती है कि जो कोई भी ये बात कह रहा है वो कोई इंसान तो नहीं है जिससे मैं लड़ सकूं। वो एक आत्मा है और उसका पूरा परिवार आत्मा बन चुका है, तो मैं भला एक इंसान होकर उन सब से कैसे लड़ाई कर सकती हूँ। नीमा ने ठान लिया कि मैं अब इस बंगले में नहीं रहूँगी। हो सकता है कि आगे चलकर मेरे बच्चों को कोई नुकसान पहुँचे, इससे पहले मैं ये बंगला छोड़कर चली जाऊँगी। फिर जैसे तैसे करके नीमा वो रात काट लेती है और दूसरे दिन सुबह सुबह रमेश आकर पहुँच जाता है। रमेश के आते ही नीमा सब कुछ उसे बताती है। तो रमेश सोचने लगता है कि अगर ये बंगला इतना ही ज़्यादा डरावना था तो फिर मेरे ही दोस्त ने मुझे धोखा क्यों दिया। फिर रमेश फौरन ही अपने परिवार को लेकर वो बंगला छोड़ देता है। रमेश आकर फिर से एक किराए के मकान में रहने लगता है और रमेश सोचता रहता है कि मेरे ही दोस्त ने मुझे धोखा आखिर क्यों दिया। पिछले 5 साल से उसने मुझसे कोई भी बात नहीं की, अचानक से मुझे एक बंगले के बारे में बताया, ऐसा क्यों। इस सोच के दौरान रमेश को ये पता चलता है कि जिस दोस्त ने उसे फ़ोन करके उस बंगले के बारे में बताया था और बंगले के कागज़ भी भेजे थे, फिर पैसे भी मंगवाए थे बंगले के लिए, उस दोस्त की मौत तो 5 साल पहले ही हो चुकी है। ये सब सुनकर रमेश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। रमेश सोचता रहता है कि अगर उस दोस्त की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी थी, फिर मुझे भला किसने फ़ोन किया और किसने मुझे बंगले के कागज़ भेजे, किसने मुझसे पैसे मंगवाए। ये सब सोचता रहता है रमेश, लेकिन इस सवाल का कोई भी जवाब रमेश को कभी भी नहीं मिलता और रमेश इस घटना के बाद किराए के मकान में ही अपने परिवार के साथ रहता है। उसने बंगले की ख्वाहिश तो जैसे छोड़ ही दी, एक डर सा मन में बस गया था रमेश और उसके पूरे परिवार के अंदर। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ज़रा भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।